नमस्ते। मेरा नाम ममता भारती है। मैं भागलपुर जिले की गाँव रंगरा की रहने वाली हूँ और अभी पटना में रहती हूँ। कला से जुड़ाव मेरा बचपन से ही रहा, क्योंकि मेरे दादाजी पेपर से तरह तरह की फ्लावर, फूल, पत्ते इत्यादि कट करके बनाते थे, जिसे देख के मैं बहुत खुश होती थी। कभी रोने लगती थी छोटी थी तो मेरे दादाजी चित्र भी बना देते थे। उन चित्रों को देख के मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं भी कोशिश करती कि मैं दादाजी के साथ ये बनाऊं, और धीरे धीरे करके उनके साथ कला में मैं खोती चली गई और कला मेरे जीवन से जुड़ता चला गया। जब भी मैं किसी को देखती कि कुछ नया आर्ट हो रहा है या बन रहा है, मैं उसे सीखने की, समझने की पूरी कोशिश करती और सच कहूँ तो मैं सीख भी जाती थी। इस तरह से कला एक मेरी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन गया। धीरे धीरे मैं उस कला से बिल्कुल जुड़ती चली गई। 2006 की बात है, मैं गांधी मैदान में सरस मेला में घूम रही थी और वहाँ एक स्टॉल में मिथिला पेंटिंग लगा हुआ था। साड़ी, कपड़े, दुपट्टे, बेडशीट सब चीज़ वहाँ पे लगे हुए थे। उस चीज़ को देख के मेरी माँ ने कहा कि ममता तुम इस आर्ट को सीखो, कितना अच्छा आर्ट है। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये तो मुझसे नहीं होगा। मेरी बात वहाँ बैठी थी, उन्होंने सुन लिया और वो बोले नहीं नहीं बेटा होगा, आप करो तो सही। मैंने कहा नहीं आंटी, ये मुझसे नहीं होगा, कितना भारी काम है, आप कैसे करते हो। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और फिर उन्होंने मुझे बना के पेपर पे दिखाया कि कैसे कैसे बनता है। वहाँ से तो मैं घर आ गई और मैं सोचने लगी कि मैं इस आर्ट को कैसे सीखूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया था ये आर्ट। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे सीखूं, क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि उस आर्ट को क्या कहते हैं, वो आर्ट कैसे बनता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी मुझे नॉलेज नहीं था। उसके बाद कुछ दिनों बाद दिसंबर का महीना था और मुझे किसी ने बताया कि पास में मेला लगा हुआ है, तो मैं वहाँ गई घूमने के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि वो उपेन्द्र भारती शिल्प अनुसंधान संस्थान था और जहाँ पे बहुत सारी कलाएँ सिखाई जा रही थी। ये देख के मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि शायद मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं कला को सीख सकती हूँ जो मैं सीखना चाहती हूँ। पूरी सेक्शन को घूमते हुए मैं एक टेराकोटा सेक्शन में पहुँची, जहाँ मिट्टी से बहुत सारे खिलौने बने हुए थे। मैंने वहाँ सर से कहा कि सर मैं इस आर्ट को सीखना चाहती हूँ। तो सर ने कहा ज़रूर बेटा, लेकिन अगर मेरी एक बात मानो तो कहूँ। मैंने कहा हाँ सर कहिए। पता नहीं बेटा, मुझे लगता है कि तुम मिथिला पेंटिंग करो तो तुम बहुत अच्छा करोगी। मैंने कहा मिथिला पेंटिंग कहाँ पे सिखाया जाता है? तो उन्होंने कहा कि यहीं पे सिखाया जाता है। उन्होंने रास्ता बताया कि तुम वहाँ सेक्शन में चली जाओ, वहाँ पे तुम्हें सर मिलेंगे, तुम उनसे फॉर्म लेके भर देना। और फिर मैं मिथिला पेंटिंग खोजते हुए संस्था में मिथिला पेंटिंग सेक्शन में पहुंची, जहाँ पे कुछ बच्चे कर रहे थे पेंटिंग्स, स्टूडेंट्स, और मैं उन सबसे बात की, मुझे अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। फिर मैं सर से मिली, सर ने मुझे फॉर्म दिया और मैंने भर के वहाँ जमा कर दिया। फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैं वहाँ सीखने लग गई। सीखते सीखते 6 महीने कैसे बीत के पता ही नहीं चला। सर लोग इतने अच्छे थे कि मुझे समय का एकदम ज्ञान नहीं रहा कि कब ख़त्म हो गया, 6 महीने बीत गए। वहीं पे अब मेरे सर लोग जो थे वो लोग बोले कि ममता आप और कला की जानकारी लो, क्योंकि आपको मैं देखता हूँ कि आपको इसमें बहुत मन लगता है। मैंने कहा हाँ सर, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर वहीं से मैं जब वहाँ क्लास ख़त्म हुआ तो मैं पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में एडमिशन ली और वहाँ पे कमर्शियल आर्ट में मैंने ग्रेजुएशन किया। करने के बाद और कॉलेज के दौरान मैंने कई बार मिथिला पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाए, कुछ ऑर्डर्स भी आते थे जिसे मैं कॉलेज के दौरान लगभग करती रही। इन सब के बाद जब मैं कॉलेज में पास आउट हुई तो बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे वो लोग बोले कि कुछ ऐसा करो कि घर में बैठ के हम लोग कुछ अर्न कर पाएँ और काम कर पाएँ। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं, और तभी मैं कुछ अपने पेपर, कपड़े पे दे के उन लोगों से काम करवाने लग गई, क्योंकि बाहर से इतनी मेरी पहचान तभी थी नहीं।
तो इसलिए ऑर्डर्स बहुत कम आते थे। फिर 2013-14 की बात है, मुझे स्टेट अवार्ड जब मिला 14 में तो एक पहचान मिली इस अवार्ड से मुझे, और लोग मुझे जानने पहचानने लगे, और इससे मुझे ऑर्डर्स भी बहुत आने लग गए, और इस तरह से मेरा झुकाव इस क्षेत्र में बढ़ता चला गया। और यहीं से मैंने फैसला किया इस कला को अपने कैरियर के रूप में चुनने का, और मेरी जर्नी स्टार्ट रही इस कला के क्षेत्र में। मैं काम करती रही, आज भी मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। एक कला, यहाँ से जितने जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। मिथिला पेंटिंग के जितने भी कलाकार हैं उन लोगों ने मुझे, सच कहूँ तो मुझे पलकों पे बैठाया। इतना शायद मैंने कभी अपने लिए प्यार महसूस नहीं किया। तो उन लोग सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और ख़ासकर अपने गुरु को, क्योंकि उन्होंने इतना आशीर्वाद मुझे दिया, अपना हुनर मुझे सिखाया कि मैं आज आप सबसे बात कर पा रही हूँ इस कला के विषय में। जहाँ तक रही बात चुनौतियों की, तो वो आते रहती हैं। चुनौतियाँ एक ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में कि वो हमेशा आती है। मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ, तो कई बार मुझे ये सुनना पड़ता है कि आपने ये चीज़ नया किया है, ये नहीं होगा मिथिला पेंटिंग में, ऐसा नहीं बनता है, वैसा नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनौतियाँ हमें आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करती हैं, क्योंकि जब लोग बातें करते हैं तब हम और ज़्यादा जम के काम करते हैं, और उनको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका काम, तो आप काम कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, क्योंकि यही काम आपको सबके मुँह को चुप करा सकता है। ये चीज़ें हैं। इस कला ने इतनी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए सबसे बड़ा वो पल था जब मुझे जिस पेंटिंग को मैंने सीख के इस मुकाम पे पहुँची, उसी जिस क्लास में मैंने पढ़ा उसी क्लास में टीचर बन के मैं गई। वो क्षण शायद बयान नहीं कर सकती कि ज़िंदगी का कितना खूबसूरत लम्हा था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो कि जहाँ पे आप बैठ के सीखे उसी में आप किसी को सिखा रहे हो, वो पल क्या हो सकता है। एक टीचर के रूप में मैं अपने गुरु को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे कि आज मैं इस काबिल उनके आशीर्वाद से हूँ, अपने माँ बाप से हूँ, के आशीर्वाद से हूँ। तो उनका आशीर्वाद क्यों बना रहे, यही दुआ चाहूँगी। एक कलाकार के तौर पे मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैं काम करती हूँ, लेकिन मुझे प्रकृति पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे इतिहास पे मुझे काम करना अच्छा लगता है। हमारे देश और आज की जो घटनाएं हैं उन पे भी काम करना अच्छा लगता है। प्रकृति इसलिए क्योंकि हम चाहे कितने भी दुखी हों, इनके बीच जाते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं, इसलिए मुझे इन पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब भी उदास होती हूँ कभी, तो मैं इनके बीच जाती हूँ तो मुझे एक अलग सी शांति और सुकून मिलता है, और ये मुझे पेंटिंग बनाने के मजबूर करती है। इतिहास क्योंकि ये हमें संस्कृति से अवगत कराती है अपनी, कि हमारे धरोहर कैसे थे, उस टाइम क्या चीज़ें थी, कैसे विचार थे। तो और मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है उनके लिए मैं कुछ दे के जाऊँ अपने इतिहास के बारे में, तो ये एक अच्छा उदाहरण है उनके लिए। हमारे देश में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी जब कभी कोई संकट आती है तो मैं देखती हूँ कि सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई आपदा आती है तो सभी एक साथ खड़े रहते हैं, और ये एकता मुझे हमेशा काम करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम रह ना रहें, लेकिन हमारे देश की ये एकता हर कोई देखे पेंटिंग्स के जरिए। आज की घटनाएं, क्योंकि आज की जो घटनाएं होती हैं हमारी कुछ चीज़ें जो हम गलत करते हैं उन चीज़ों पे ही होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें मैं आने वाली जनरेशन को देना चाहती हूँ कि वो गलती ना करे जो हमने किया। तो इसलिए वो पेंटिंग्स में बना देता कि आने वाले बच्चे वो समझ सकें कि जो हमने किया है वो ना करें, नहीं तो फिर उनका भी वही हाल होगा जो भी हो रहा है। इसलिए
एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं कपड़े पर, पेपर पे, मिट्टी, बर्तन, लकड़ी इत्यादि सब चीज़ों पे मैंने काम किया है और मुझे इन सब पे अच्छा लगता है क्योंकि मार्केट का व्यू है तो मैं वो भी चीज़ें करती हूँ मार्केट के लिए। इस कला की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 6 पद्मश्री मिले हैं और वो भी महिलाओं को, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, पौवा देवी और गोदावरी देवी। ये ऐसे कलाकार हैं जिनको दिल से प्रणाम, क्योंकि बहुत महान हस्तियाँ थी। इनमें से तो 3 से मैं खुद मिली हूँ और मुझे इनका आशीर्वाद मिला है। कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इन तीनों का आशीर्वाद मुझे मिला है। महासुंदरी देवी जी से मैं मिली हूँ, पौवा देवी से भी मैं मिली हूँ और गोदावरी देवी जी से भी मिली हूँ। और सच कहूँ तो ये महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण कहीं और नहीं होगा, क्योंकि इस एक कला में 6 पद्मश्री, वो भी महिलाओं को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ और माना जाता है कि मिथिला पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल से हुई है। सीता जी के विवाह में राजा जनक जी ने पूरे नगर को मिथिला पेंटिंग से सजवाया था। पहले लोग दीवार पे मिथिला पेंटिंग बनाते थे अपने घर को सजाने के लिए, पूजा घर में बनाए जाते थे और घर आंगन में पर्व त्यौहार में अल्पना के रूप में इस पेंटिंग को बनाया जाता था। और शादी के समय में एक कमरे में कोहबर लिखा जाता था जिसमें सारे देवी देवता उसमें होते थे और नव जोड़े से वहाँ पे पूजा कराया जाता था और कहा जाता था कि उन्हें सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद मिले ताकि उनका गृहस्थ जीवन सुखमय हो और नव सृजन में कोई विघ्न बाधा ना हो। इस तरीके से ये परंपरा चल। मिथिला पेंटिंग एक ऐसी कला है जो हमारे धर्म और संस्कृति को दर्शाती है। इसमें सीता के जन्म से रिलेटेड पेंटिंग्स, रामायण, कृष्ण लीला, अर्धनारीश्वर, यानी कि जितने कुल हमारे देवी देवता हैं उन पे बहुत सारे पेंटिंग देखने को मिले हैं और लोग उस पर काम बहुत ज़्यादा किए हैं। धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी विवाह, नवग्रह, सूरज चंद्र, तो ये सारे पे हम लोगों ने बहुत सारे काम देखे हैं और समय के साथ इस पेंटिंग में आज बहुत बदलाव आ गया है। आज हर सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग्स बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं, तरह तरह की जो भी आज चीज़ें हो रही हैं या फिर आसपास जो राज्य में घटनाएं हो रही हैं या जो लोगों की वहाँ के जो कल्चर्स हैं उन पे भी बहुत सारे लोग ने पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो और कपड़े पे भी बन रहे हैं, चीज़ों पे हर एक वस्तु जो यूज के हैं, डेकोरेशन के हैं, उन सब पे आज के टाइम में मिथिला पेंटिंग्स बन रहे हैं कि समाज के विकास में ये पेंटिंग बहुत बड़ा योगदान निभा रही है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस पेंटिंग को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार भी कई योजनाएं, मॉल्स बना रहे हैं जिसमें हम सारे कलाकार अपनी पेंटिंग्स रखते हैं और उनकी जब बिक्री होती है तो उसके अमाउंट्स हमें आते हैं। इस तरह से ये पेंटिंग बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रही है। मिथिला पेंटिंग एक ऐसी कला है जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस पेंटिंग को कैसे बनाएं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। सबसे पहले गोबर थोड़ा लें और उसे पानी में घोल लें और उसे सूती कपड़े से छान लें और उसमें बबुल का गोंद मिला के घोल तैयार कर लें। फिर उसे सूती हैंडमेड पेपर पर अच्छे से
सूती कपड़े की सहायता से फैलाते हैं और सुखा लेते हैं। फिर इस पर मनचाहा चित्र बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें कोई कीटाणु ना लगे पेपर में। इसमें हम नेचुरल कलर से भी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हल्दी से पीला कलर, गेंदा के फूल से ऑरेंज कलर, अरहुल और केले से रेड कलर, सिम के पत्ते से ग्रीन कलर, और भी बहुत सारे फूल पत्ती हैं जिनसे हम कलर ले सकते हैं। तो इन्हें बनाने का विधि है कि सबसे पहले इन्हें हम कूच लें फूलों को और सूती कपड़े की सहायता से छान लें और इसमें थोड़ा सा बबुल का गोंद मिलाकर फिर अपने चित्र में इसे कलर के रूप में यूज कर सकते हैं। काजल से हम लोग काला कलर बना सकते हैं और आउटलाइन पेंटिंग में जो हमारी होती है कचनी आउटलाइनिंग, वो हम काजल से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आज बाज़ार में बहुत सारे कलर उपलब्ध हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। पहले लोग बांस का कलम बनाकर और तीली से पेंटिंग्स बनाते थे, लेकिन आज ब्रश और निब मार्केट में उपलब्ध हैं, तो हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं अपने काम में चित्र बनाने के लिए। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है पूरी पेंटिंग में दोहरी लाइन होना और उस दोहरी लाइन के बीच में बारीक लाइनें, जिसे हम कचनी कहते हैं। मतलब पेंटिंग में चटक रंगों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। वैसे आज के टाइम में हल्के कलर्स भी लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। कहा जाए तो समय के साथ इस कला में बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी ये कला अपने आप में ऐसी कला है जो आज भी कला प्रेमियों के दिलों में बसती है। आज भी ये कला के कद्रदानों की पहली पसंद है। मैं जो आज नए बच्चे सीख रहे हैं, जो नए लोग सीख रहे हैं इस पेंटिंग को, उनको मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो कुछ जो आर्टिस्ट एक फेमस हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है, और जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं जैसे गोदावरी दत्ता देवी जी, दुलारी देवी जी, शांति देवी जी, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके आर्ट आज नेट पर उपलब्ध हैं। तो आप पहले उनकी पेंटिंग्स को देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे बनाया गया है इन पेंटिंग्स को। आप फिर उनको कॉपी करें और बनाएं, फिर आप सीखें, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा हो। और सबसे पहले बात कि कभी भी पेन से पेंटिंग ना बनाएं, हमेशा नीब और ब्रश से करें। इससे ये होगा कि आपकी पेंटिंग में निखार आएगी और आपका हाथ अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर किसी भी चीज़ पे आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर पेन से किया तो फिर आप कपड़े पे करने में जब करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि कभी भी पेन का शुरू में यूज ना करें। पहले आप ब्रश और निब से कर लो, उसके बाद आपको जो इच्छा हो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2007 में मैं आर्ट्स ऑफ इंडिया के ऑनर किसलर जी से मिली थी और उस वक्त से ही मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। हमेशा हमारे बीच आर्ट को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी। फिर मैं अपने कॉलेज में व्यस्त हो गई काम में। फिर एक दिन किसलर जी का फ़ोन आया कि वो आर्ट्स ऑफ इंडिया के नाम से एक वेबसाइट खोल रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग साथ में काम करें। और फिर मैं उनके साथ जुड़कर कई वर्षों से टीम आर्ट्स ऑफ इंडिया आर्ट और आर्टिस्टों को प्रमोट कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आर्ट्स ऑफ इंडिया आगे भी ये मुहिम जारी रखेगी ताकि आर्ट और आर्टिस्टों को मौका मिले आगे बढ़ने का।
थैंक यू सो मच आर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का जो मेरा वीडियो देखे।